सबसे पहले आप सभी पत्रकार भाइयों का हम दोनों फोरमों की ओर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लगातार हमारे आंदोलन की एक एक गतिविधि को पूरे देश नहीं विदेशों के अंदर भी ले जाने का काम कर रहे हो। इसके लिए हम ऋणी हैं, धन्यवादी हैं आप सबके। देखिए, पिछले एक महीने से ये जो आंदोलन चल रहा है और उतने समय के अंदर जिस तरीके की सरकार की ओर से हमारे शांतमय आंदोलन के ऊपर जिस तरह के हमले हुए वो आप सबके सामने है। आपने उन सबको देखा और झेला भी है। पत्रकारों ने तो हमारे से ज़्यादा झेला है। जिस तरह की क्रूरता नज़र आ रही है कि यहाँ लोकतंत्र की बात करने वाली सरकार खुद लोकतंत्र का कत्लेआम कर रही है। आंदोलन चल रहा है यहाँ पे हरियाणा के लोगों के ऊपर जिस तरह का, मैं बहुत बार पहले भी हम ये बात कह चुके हैं कि हरियाणा के लोगों को अपने घरों के अंदर कैद करना केवल हरियाणा नहीं, सभी उन राज्यों में ये हो रहा है जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। पिछले दिनों हमारा जो कार्यक्रम दिया था रेल रोको का, वो एक सफल कार्यक्रम हुआ, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यूपी के अंदर जो कभी ऐसा कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं रही थी यूपी, आंदोलन तो बहुत हुए लेकिन इस बार यूपी के अंदर भी रेल रुकी है। केवल यूपी के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेटों में, मैं ये कह दूं अगर कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में उसका प्रभाव आपको नजर आया होगा। लेकिन जिस तरीके की सरकार की क्रूरता है कि जो भी आदमी आंदोलन की तरफ बढ़ता है उसके घर पे नोटिस चिपका दिया जाता है, उसको तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी लोगों ने एक महीना भर पूरी तरह शांति रखते हुए इस आंदोलन को चलाया और तरह तरह के सरकार का हमले झेले हैं और वो सब झेलते हुए शांति से उनके हमलों का सामना किया, मुकाबला किया। और उसकी आज बहुत बड़ी आपके सामने ये मिसाल है कि आंदोलन किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि मजबूरन हरियाणा की गवर्नमेंट को, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का प्रयास किया गया। उनका कोशिश है सरकार की कि वो हरियाणा के अंदर एंटी इनकम्बेंसी जो बनी है शायद उसको कवर कर पाएँ, उनका भुलेखा है। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि 400 किसानों के जिस्म से टपका एक एक खून का बूंद, खून का तबका, और हमारे किसानों की हो रही कुर्बानियाँ लोग भूलेंगे नहीं। एक एक कुर्बानी और एक एक खून के तुपके का लेखा हिसाब देश के लोग लेंगे। और ये जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि सरकार ने पिछले दिनों जो WTO के अंदर बात गई, वहाँ पे भी जो सरकार WTO का नाम लेने से भी तड़पती थी और WTO के अंदर उनको ये कहना पड़ा कि पीस क्लॉज को हमेशा के लिए रेगुलर करो। वहाँ पे इनको कहना पड़ा कि जो 10% की खरीदारी की आप शर्त लगाते हो वो हटाओ। और देश के किसानों को ऑफ सीजन में जाकर गन्ने का रेट बढ़ाना पड़ा। आपने सबने देखा हरियाणा के अंदर लोगों को जेल, एक तरह की जेल बनाकर रखने के बावजूद भी प्रेशर सरकार के ऊपर इतना पड़ा कि हरियाणा के किसानों का जो कर्ज का ब्याज था वो माफ़ करना पड़ा, सरकार को बोलना पड़ा। और बहुत सारी बातें, जैसे जूट और कपास के ऊपर सरकार ने ऐलान किया कि अगर कोई व्यापारी आपका MSP के ऊपर नहीं खरीदेगा तो हम
सरकार खरीदेगी कपास और जूट को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब प्राप्तियां आंदोलन आए दिन नहीं प्राप्तियों की ओर बढ़ रहा है, आंदोलन दिनों दिन बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर आंदोलन चल रहा था, पंजाब के इन बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा था, और 2-3 दिन से जिस तरह से आंदोलन और बढ़ा, और डबवाली के अंदर भी हमारे राजस्थान और पंजाब के लोगों ने और इधर से हरियाणा के लोगों ने आकर वो वहाँ पे भी आंदोलन को शुरू किया हुआ है। अब कहने का मतलब आंदोलन बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो हमारा आगे का कार्यक्रम है, हम ये सब मानते हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर बैठकर शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को घुटनों के बल पर लेकर आए हैं, मजबूर किया कि हरियाणा को अपनी पूरी की पूरी सरकार को की बलि चढ़ानी पड़ी हो, उस समय आंदोलन का वही फॉर्म, वही तरीका, शांतमय ढंग से यहाँ पे लड़ना, ये बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। इसी को आगे चलाते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि 15 तारीख से हमारे आंदोलन के शहीद शुभकर्ण की अस्थि कलश यात्रा शुरू करेंगे। अलग अलग राज्यों, सभी पूरे देश के अंदर वो यात्रा चलेगी और उसके ऊपर हमारी मांगें लिखी होंगी। उसके ऊपर एक तरफ बैनर लगा होगा जिसके ऊपर शुभकर्ण की तस्वीर होगी और वो बोल रहा होगा कि मेरा क्या कसूर था, मैं ये मांग रहा था, मेरा क्या कसूर था, आपने की सरकार ने हमारे साथ ये वायदे किए थे। तो ये सब बातें हम पूरे देश के अंदर, देश के किसानों के समक्ष रखेंगे, हमारा ये प्रयास है। हरियाणा के अंदर अभी हिसार एंड अम्बाला के अंदर दो बड़ी, वो यात्रा के चलते चलते दो बड़ी सभाएं करने का डेट फिक्स की गई है। वो पूरी की पूरी कहानी आपको पंदेर साहब और हरियाणा वाले साथी साथ बैठे हैं, ये बता देंगे आगे कार्यक्रम। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से डलेवाल साहब ने आपके सामने कुछ बातें रखी, हम 15 को शहीद शुभकर्ण सिंह जी के गांव बल्लो में वहां से 21 कलश लेकर अपने बॉर्डरों पे लेकर आएंगे। सभी 2 फोरमों के बड़े लीडर वहां जाएंगे। अलग अलग राज्यों के जो हमारे यूनियन के बड़े लीडर्स आएंगे, वो अपने अपने राज्यों का कलश लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग ये हरियाणा के गांव-गांव में ये कलश यात्रा करेंगे। तो पहली जो 22 को शहीदी समागम की रैली होगी, वो इधर एक करेंगे। उसके बाद हिसार में, दूसरी इधर अम्बाला साइड में, पूरे एरिया में आपको डेट कौन कौन जिलों में जाएगी ये भी बता देंगे। उसके बाद हम लोग अम्बाला मौड़ा मंडी में ये 31 मार्च को ये बड़ी शहीदी समागम करेंगे शहीद शुभकर्ण के उपलक्ष्य में, और सारी बात देश के सामने रखेंगे कि हमारा शहीद शुभकर्ण सिंह इसलिए शहीद किया गया क्योंकि हम अपनी राजधानी में जाना चाहते थे, क्योंकि हम एमएसपी लीगल गारंटी कानून मांग रहे थे, ये हमारा कसूर था। ये सारी बात देश के समक्ष लेके जाएंगे। एक तो हमारा ये कार्यक्रम है, और पूरे देश में बड़ी महापंचायतें और श्रद्धांजलि समागम इसी तरह से, उसकी डेट आगे जाकर आपके सामने पूरे देश की आ जाएगी, वो करेंगे। उसके बाद जो भाजपा गठजोड़ है, इसका हर गांव में, देश के हर गांव में जब भी भाजपा गठजोड़ के लीडर्स या भाजपा के लीडर्स आएंगे, वहां पीसफुली जाएंगे और उनसे शहीद शुभकर्ण जी की तख्ती लेकर, मांगों की तख्ती लेकर उनसे मांग करेंगे कि ये शहीद शुभकर्ण सिंह का क्या कसूर था, क्यों उसे शहीद किया गया, और उसे अपनी मांगों को लेकर, और जो हमारे ऊपर बर्बरता से जो कार्रवाई हुई, जिस तरह से यहाँ पर हुआ, जिस तरह से हमारे बहुत से नौजवानों को जख्मी किया गया, किसान मजदूर को जख्मी किया, सारी बात उसके सामने रखेंगे। अगर अच्छा हो, हम पीसफुली ढंग से करना चाहते हैं, अगर भाजपा के नुमाइंदे और गठजोड़ के नुमाइंदे हमारे किसानों को पीसफुली ढंग से सवाल करने का समय दें,
सवाल जवाब होंगे, हम इससे कुछ भी आगे नहीं करेंगे। अगर हमारे लोगों को वो सवाल भी नहीं करने देते हैं, हमें अपनी बात भी नहीं रखने देते हैं, तो फिर हम लोग काले झंडे दिखाएंगे और विरोध करेंगे भी आप हमें अपनी बात भी रखने नहीं दे रहे। ये हमारा कार्यक्रम है। और एक कार्यक्रम हमारा हमने कल की पीसी के ऊपर छोड़ रखा। ये हमने जो दोनों फोरमों में राय की थी, ये उसका निर्णय था जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब बाकी की बात अभी हमारे साथी भमन्नू कुहाड़ रख लेंगे, हमारे हरियाणा के दूसरे साथी रख लेंगे। 10 दिन के भी। प्रेस के सभी साथियों को सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा दोनों फोरमों ने ये तय किया है कि 15 तारीख को सुबह 11 बजे दोनों फोरमों के बड़े सम्मानित लीडर और काफ़ी बड़ी संख्या में किसान बठिंडा के गांव बल्लो में जाएंगे, जहां के हमारे शहीद किसान शुभकरण सिंह जी रहने वाले थे। वहां से 21 अस्थि कलश तैयार करके वो हम अपने बॉर्डरों पे लेके आएंगे और 16 तारीख से हरियाणा में तमाम जिलों में यात्राएं शुरू हो जाएंगी। और जो पहले ही जो हमारी बड़ी श्रद्धांजलि समारोह होगा वो हिसार जिले में होगा। हिसार जिले में नारनौंद के पास माजरा प्याऊ एक बड़ी ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पे तो माजरा प्याऊ के ऊपर हजारों लाखों किसानों का श्रद्धांजलि समारोह में पहुँचेंगे। ये कार्यक्रम होगा हमारा 22 तारीख को। उसके बाद हमारी जो जीटी रोड बेल्ट है, यहाँ पे भी यात्रा हमारी चलेगी। और इसके बाद 31 तारीख को अंबाला की मोड़ा मंडी में एक बड़ा श्रद्धांजलि समारोह होगा, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों लाखों किसान पहुंचेंगे। ये दोनों श्रद्धांजलि समारोह दोनों फोरम मिलजुल के करेंगे। और हम सरकार को ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, सरकार पिछले 1 महीने से हरियाणा में पूरे तरीके से तानाशाही कर रही है। कोई भी अगर किसान की बात करता है, तुरंत उसको नोटिस भेज दिए जाते हैं, जमीन कुर्की का उसको डराया जाता है, झूठे पर्चे दर्ज करे जाते हैं। हमारे हरियाणा में बहुत सारे नेताओं के ऊपर झूठे पर्चे दर्ज किए गए हैं। लेकिन हम सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ना तो आपके पर्चों से डरने वाले हैं, ना आपके जमीन कुर्की और खाते सील करने के नोटिसों से डरने वाले हैं। ये दोनों जो श्रद्धांजलि समारोह होंगे, ये स्पष्ट बता देंगे पूरे प्रदेश को और पूरे देश को कि हरियाणा किस स्तर पे इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख ही रहे होंगे कि इतना दबाव होने के बावजूद अलग अलग जिलों में दोनों फोरमों के आदेश पर, दोनों फोरमों के आह्वान पर ट्रैक्टर मार्च अभी भी निकल रहे हैं। और ना सिर्फ हरियाणा में जो ये श्रद्धांजलि समारोह होंगे और जो ये शहीदों की यात्रा जो चलेगी, अस्थि कलश यात्रा, ये उत्तर प्रदेश में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गुजरात, राजस्थान, ये सब जगह होगी। और जब उन शहीद यात्राओं का समापन होगा अस्थि कलश यात्रा का, तो उन तमाम राज्यों में बड़े बड़े श्रद्धांजलि समारोह भी किए जाएंगे, जिसमें दोनों फोरमों के लीडर पहुंचेंगे। और एक और बात आपको ये बताना चाहते हैं कि परसों हमारे राजस्थान के किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होके जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे दोनों फोरमों के बैनर तले, तो रतनपुरा चौटाला रोड पे हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे हरियाणा से 1 किलोमीटर दूर उन किसानों को रोका गया है। वहाँ पे किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया है और हजारों की संख्या में हमारे किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं और वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से ये मोर्चा लगातार आगे बढ़ता जाएगा। मैं प्रार्थना करूँगा हमारे साथी अमरजीत मोदी जी। सभी प्रेस वाले साथियों का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे आंदोलन को दुनिया तक पहुंचाया, उसके लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और जो प्रोग्राम बताए हैं 15 तारीख को हम कलश लेने के लिए बठिंडा गांव बहू के अंदर शुभकरण जी की अस्थियों का जो कलश लेकर वहां जाएंगे सभी साथी, सभी लीडर साहबान, और फिर वहां बॉर्डरों पर लेकर आएंगे। और उसके बाद हमारी जो ड्यूटी है हरियाणा के अंदर गांव गांव तक उस कलश यात्रा को लेकर जाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि बीजेपी वाले लोगों से जवाब मांगे, हमारे साथी का क्या दोष था, शुभकरण की शहीदी का कारण बताएं, उन्होंने क्या ऐसा मांगा जो सरकार ने बात सुनने की बजाय गोलियों से हमारे साथियों को भुना गया और सैकड़ों साथियों को घायल किया गया। और ये कलश यात्रा अलग अलग जिलों से होती हुई 2 दिन के लिए पंचकुला में, 17-18 के आसपास ये 2 दिन यमुनानगर में, 2 दिन कुरुक्षेत्र में, 2 दिन करनाल के अंदर,
2 दिन कैथल के अंदर और फिर 3 दिन अम्बाड़ा के अंदर गांव गांव में पहुंचेगी। और फिर 31 तारीख को एक बड़ा शहीदी समागम वहां पर उसके उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि समारोह मौड़ा मंडी के अंदर किया जाएगा, जो जीटी रोड के ऊपर पड़ती है, अम्बाड़ा कैंट से 3-4 किलोमीटर है। वहां पर पूरे हरियाणा की तरफ से लोग पहुंचेंगे। और 22 तारीख को हिसार के अंदर, मैं कहना भूल गया, 22 तारीख को हिसार के अंदर प्याऊ माजरा के अंदर वहां पर सारा हरियाणा पहुंचेगा। वहां पर रोहतक, हिसार, दादरी, भवानी, जींद वहां ज़्यादा पहुंचेंगे। और अम्बाड़ा के अंदर करनाल, कैथल, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा, ये सारा एरिया 31 वाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर सरकार के ऊपर दबाव भी बनाएगा। और जो डर और भय का माहौल हरियाणा के अंदर बनाया हुआ है, उसके लिए हम सरकार जो भी तसद्दुद करना चाहती है वो कर ले, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हम 15 तारीख 16 तारीख से हमने हरियाणा के अंदर कलश यात्रा निकालनी है। सरकार की जो मंशा है वो कर सकती है, जैसे पहले हमारे साथियों के साथ तसद्दुद किया है उसकी मर्जी है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, जिस सीएम और गृह मंत्री की छत्र छाया के अंदर हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, सरकार को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। लेकिन वो भी बीजेपी के थे, आज भी बीजेपी के बने हुए हैं। जो अध्यक्ष थे हरियाणा के, उनको आज सीएम बनाया गया हुआ है। लेकिन सारे के सारे दिशा निर्देश जहाँ 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा के अंदर लगाई हुई है, वो अमित शाह के ऑर्डर के ऊपर, उनके हुक्मों के ऊपर चला है। आज भी अमित शाह सेंटर के अंदर मिनिस्टर हैं, उनको भी कहना चाहेंगे, आपने जितना जोर लगाना है लगाएं, लेकिन हम अपने आंदोलन को मजबूत और अपनी मांगें मनवाने के लिए हरियाणा के हर गांव से लोगों को लामबंद करेंगे। और आपको उनके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। रही बात जो फॉर्मों का समझौता हुआ है, सवाल जवाब करेंगे। हमने पिछले बार भी कई गांवों के अंदर किए, और आने वाले समय में हम हर एक गांव के अंदर सवाल और जवाब करेंगे। जो लोग 10 साल सत्ता के ऊपर रहे, हमारे से वोट मांगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, कर्जा मुक्ति करेंगे, वो सवालों के जवाब उनको देने होंगे। अगर उन लोगों ने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, जो उन्होंने चौन मैनिफेस्टो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, जो आंदोलन के अंदर लिखत के अंदर हमारे साथ वादे किए वो उन्होंने पूरे नहीं किए, तो सब बातों का जवाब देना होगा। अगर उन लोगों ने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया, हम हर एक गली के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर दीवारों के ऊपर लिख देंगे जो जो हमारी डिमांडें हैं और हमारे साथ क्या क्या हुआ। और फिर अगर सवालों के जवाब नहीं देते, काली झंडियों के साथ उनका हम रोष प्रदर्शन भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। सो इसी तरह से ये प्रोग्राम है और आने वाले प्रोग्राम आपको बता दिए जाएंगे। इस तरह से अगर कोई भी सवाल जवाब रह गया हो, साथी पूछ सकते हैं। बिहार के साथी हमारे आए, बात कर लेंगे आपसे। बोले। पूरे बिहार के मजदूरों किसानों की ओर से, बिहारी कृषि परिवार की ओर से, पूरे बिहार के मजदूरों किसानों की ओर से, बिहारी कृषि परिवार के प्रधान की हैसियत से आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और बिहार की ओर से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एमएसपी की लड़ाई है, ये मिनिमम की लड़ाई है, इसीलिए हमारे पास और पीछे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये सरकार को तय करना है कि सरकार को क्या करना है, हम मिनिमम के नीचे कहाँ जाएंगे। और ये जो लड़ाई है, जब एमएसपी की जो लड़ाई है, ये पूरे देश की लड़ाई है और इससे पूरे देश के न केवल किसान बल्कि मजदूर और उपभोक्ता सारे के सारे लोगों का फ़ायदा होना है। और इसीलिए इस लड़ाई के साथ बिहार पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, वहाँ भी मैं यहाँ हूँ, लेकिन वहाँ घर पर में पुलिस खोज रही है। वहाँ जितने भी साथ लगे हुए हैं हमारे साथी, उनके ऊपर में FIR दर्ज करने का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ये सारी चीज़ों का लगा हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि इसमें बिहार नहीं है, हम लोग 13 फरवरी के कूच के लिए 11 फरवरी को हम लोग ट्रेन से चले थे और 12 फरवरी को हम लोगों को रात में साहिब सिंह बंगला गुरुद्वारे से उठाया गया और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रख करके। तो ये मैं कहना चाहता हूँ इसमें, बगैर आपका समय गवाए, कि पूरे भारत में विभिन्न राज्यों से आने वाले कितने साथी
को डिटेन किया गया, कितने साथी को वापस किया गया, कितने साथियों को जेल में डाला गया, किनके ऊपर में पर्चे दाखिल किए गए, ये बात सरकार ओपन नहीं करती है और उल्टा ये कहती है कि वहाँ से लोग आ नहीं रहे हैं। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। और चूंकि ये जो लड़ाई है पूरे देश की लड़ाई है और इसलिए इस लड़ाई में ना कोई राज्य बाहर रह ही नहीं सकता है। और आने वाले दिनों में हम इतना ही कहना चाहेंगे वो ये कि ये इसका हिसाब तो उन्हें देना ही होगा कि हम आंदोलनकारी, आपने जो लकीर खींची है कि इस सीमा के ऊपर उस पार आप नहीं जाएंगे, हम उस सीमा के अंदर हैं और बावजूद आप हमको गोली मार रहे हैं, आप हमारी शहादत कर रहे हैं, आप हमारी आंखें छीन रहे हैं, आप हमारी टांगें तोड़ रहे हैं। तो मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं पूरे बिहार के मजदूरों और किसानों की ओर से कि आप ये सब काम कर सकते हो लेकिन एक काम नहीं कर सकते और वह यह कि हम मारे जाएंगे, ये इसका डर दिखा करके तुम हमको लड़ने से और बोलने से नहीं रोक सकते हो। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 2020 ਤੇ 21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨੇਤਾ, ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਹੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਸੀ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਕਿ 5 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ ਦੂਗੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਐਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੁਲਟ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਬਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਿਹੱਥੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 70,000 ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 242 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਅਰਲੀ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖਿੱਚਦਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, CAA ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ CAA ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ MP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ JJP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਗਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਦੇਖੋ MSP ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੇਖੋ, ਛਲ ਵੇਖੋ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਝੋਨਾ ਛੱਡੋ, MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਝੋਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਛਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ 60ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੋਂ ਹਟਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ MSP ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਓ ਝੋਨਾ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜ ਗਏ। ਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲੂਗੀ, ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਝੱਲੂ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵੇ, MSP ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਹਾਲਾਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ 1200 mm ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ 700 mm ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਗਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਭਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ। ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਬਾਜਰਾ, ਸਰੋਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲ ਬੀਜ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਵਾਏ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਈ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਡਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ समस्या दूर नहीं करते होगे फसल बिकनी बुकनी नहीं होती। हमारे दोनों फोरमों ने एक बात तय करी है कि जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। अगर सरकार कोई भी जुल्म करेगी, और अब तक जुल्म कर ही रही है सरकार, उस जुल्म का सामना भी हमने शांति के साथ किया है। जो हमने 22 तारीख की और 31 तारीख की जो ये शहीद श्रद्धांजलि समारोह जो रखे हैं, अगर सरकार इसमें जुल्म करेगी तो वो भी शांति से सहेंगे। और एक चीज़ मैं आपको उसमें कहना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार रोकना चाहती है, जो हरियाणा के अंदर आज जिस तरीके का उबाल है लोगों के अंदर, अगर सरकार ये सोच रही है कि हम जेलों में डाल के इनको रोक देंगे या श्रद्धांजलि समारोह नहीं होने देंगे, तो हम ये बात स्पष्ट कर दें, हरियाणा की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान दोनों समारोह में शामिल होंगे। और ये बात हम स्पष्ट कर देंगे वहाँ से कि शुभकरण सिंह जी अकेले पंजाब के नहीं,
अकेले हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे देश के वो शहीद हैं और पूरे देश के किसानों की मांगों को पूरा कराने के लिए वो शहीद हुए थे। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੌਲ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰਾਓ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ? ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹੱਥ 'ਚ ਤਖਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਵੀ ਭਲਿਓ ਬਾਂਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਭਾਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।